हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको डिस्कस करेंगे हम आपके साथ बाल विकास यानी सीडीपी जो होती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके संबंध में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसमें आपकी सीडीपी जो पेडागोजी ज़्यादा पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन ए, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सी, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या डी, बच्चों को निर्भय बनाना। अब देखिए पूछा भाई अध्यापक का कौन सा उपयुक्त कार्य है जो अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करेगा। नहीं पूछा आपसे तो वो नहीं करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। भाई ऐसा है कि भाई तू उसकी आलोचना कर, तू उसमें इतनी कमी है, तू ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा नहीं करना है। उससे अधिगम वातावरण अच्छा नहीं बनेगा। जबकि बच्चों को सुरक्षा का भाव देना है, आपको बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना है कि स्वतंत्र रूप से बच्चे लर्निंग करें और बच्चों को निर्भय बनाना है। ठीक है, ये करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना करने देना, ये नहीं करने देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। भाई टीचर को, जो बच्चे होते हैं उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए, यह माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाता है, बी, यह जोखिम भरा है, सी, यह शिक्षार्थियों में तनाव को डर पैदा करता है, या ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षकों के लिए केवल एक भावनात्मक रिहाई है। तो देखिए शारीरिक दंड इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनमें तनाव और डर का माहौल पैदा हो जाता है। जब आप शारीरिक दंड देते हैं तो बच्चे डरते हैं, तनाव में रहते हैं, तो इसलिए उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन ए, केवल चूहों तथा बिल्लियों में, बी, केवल मनुष्यों में, सी, सभी प्राणियों में, या डी, केवल कलाकारों में। तो देखिए भाई मूल प्रवृत्ति जो होती है उसकी एक विशेषता होती है, एक प्रमुख विशेषता है सभी की, तो वो पाई जाती है भाई, वो सभी प्राणियों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति है आपकी, वो सभी प्राणियों में पाई जाती है। कोई भी प्राणी हो, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है, बी, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सी, संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, स्मृति सकारात्मक व नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा संवेग और आपका जो संज्ञान होता है उसके संबंध में सही कथन पूछा आपसे। तो सही कथन है आपका सी ऑप्शन, जो संवेग स्मृतियों के कूटलेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? अब बच्चे गलतियां करते हैं तो उसके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बी, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलती ना दोहराएं, सी, बच्चे की गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो देखिए भाई बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन ऑप्शन नंबर डी है हमारा। क्या कह रहा है? डी क्या कह रहा है? बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं। भाई बच्चों की गलतियां एक खिड़की के, मान लीजिए कमरा है, भाई पूरा कमरे की संज्ञा दे सकते हैं, तो उसमें एक खिड़की है तो खिड़की के समान होती हैं गलतियां, जिससे आप उस खिड़की से झांक सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार सोच सकते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार सोच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, स्थायी बैठने की व्यवस्था, बी, शिक्षकों द्वारा निर्देशन तथा विद्यार्थियों का निष्क्रिय पालन, सी, शिक्षार्थियों द्वारा जानकारी का स्मरण, या डी, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। तो देखिए भाई सामाजिक संरचनावादी जो आपकी कक्षा होती है उसकी विशेषता होती है कि विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना, कि जो आपके छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको एक समूह में, ग्रुप में काम करते हुए उस विषय पर चर्चा करना, ये आपकी सामाजिक संरचनावादी कक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका
विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन ए, पूछताछ को हतोत्साहित करके, बी, अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, सी, चुनौतियों से बचने के लिए हल उपलब्ध करवाकर, या डी, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो देखिए भाई, समस्या समाधान की क्षमता पैदा करनी है बच्चों में, तो वो कैसे पैदा होगी? वो होगी आपकी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके, जो भाई समस्या का समाधान किस प्रकार करना है, किस तरीके से करना है, वो तरीके हों, उनको सुस्पष्टीकरण, उनका स्पष्टीकरण करके उनको प्रोत्साहित करना है। तब बच्चे समस्या समाधान की क्षमता में अच्छे निपुण होंगे, उनको समस्या समाधान करने में अच्छा महारत हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि, भाई कोई क्लास चल रही है, आप टीचर हैं, आप शिक्षण करा रहे हैं, तो आप उस शिक्षण के दौरान, टीचिंग के दौरान ही बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछा गया, आपने कुछ प्रश्न पूछा, वो क्यों पूछा? ऑप्शन ए, बच्चों की अवधारणा समझ का ज्ञान हो, बी, कक्ष में अनुशासन बना रहे, सी, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, या डी, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। भाई आपने प्रश्न पूछा, वो क्यों पूछा था? वो इसलिए पूछा था कि बच्चों की अवधारणात्मक समझ जो होती है उनकी, उसको आपका ज्ञान हो, कि बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर जो है, कॉन्सेप्ट है आपके, बच्चों की अवधारणा है, उसकी समझ कितनी है बच्चों में, तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, भाई कोई बच्चा अधिक सीख सकता है यदि उसे, ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, बी, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, सी, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब आप ही सोचिए, भाई कोई बच्चा अधिक कब सीखेगा, मतलब अच्छे से उसकी लर्निंग कब बेस्ट होगी? वो होगी भाई क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, या लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं आप, जो जॉन डीवी ने बताया, भाई क्रिया करके सीखना, तभी तो आप उससे अच्छे से लर्निंग इफेक्टिव होगी, अच्छे से सीख पाएगा बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बी, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सी, हाँ अथवा ना वाले उत्तरों की संख्या बढ़ाना, या डी, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो देखिए भाई, प्रश्न कौशल के लिए कौन सा सही नहीं पूछा आपसे, तो वो नहीं होगा आपका केवल और केवल हाँ और ना वाले उत्तर, जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या बढ़ाना, ये आपका प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये आपके बंद मुक्त वाले प्रश्न होते हैं, बंद छोर वाले, कि भाई हाँ जवाब क्या देना है, हाँ में देना है या ना में देना है, बच्चा उसमें सोच नहीं पाता है। ठीक है, उसमें आप बच्चे का दिमाग नहीं लग पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ऑप्शन ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, बी, उन्हें खेलने का मौका मिले, सी, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या डी, कड़ा अनुशासन हो। तो देखिए भाई, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनको उनके अनुभव, भाई बच्चे के जो पुराने अनुभव होते हैं और उनकी भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे उसी वातावरण में अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए, कठोर पाठ्यचर्या, बी, रचनात्मक आकलन, सी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या डी, लचीली समय सारणी। अभी देखिए, विद्यालय में बच्चों की सफलता के लिए जो कारक बाधा उत्पन्न करता है वो है आपका कठोर पाठ्यचर्या। जो आपकी कठोर पाठ्यचर्या है, ये आपके बच्चों के सीखने में और सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि भाई जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से लर्निंग कर पाए, अधिगम कर पाए, या सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया SR, बी, अनुक्रिया उद्दीपन RS, सी, ए और बी दोनों, या डी, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्वलन S1 और S2। अब देखिए, सक्रिय अनुबंधन जो होता है उसको बोला जाता है उद्दीपन अनुक्रिया यानी RS सिद्धांत। और RS सिद्धांत किसने दिया है भाई? स्किनर महोदय ने। किसने दिया है फ्रेंड्स? स्किनर महोदय ने दिया ना।
आपका जो RS का सिद्धांत है वो स्किनर महोदय ने दिया है और SR आपका थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सक्रिय अनुबंधन जो है वो RS यानी उद्दीपन और अनुक्रिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, बी, विकास अव्यवस्थित होता है, सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। अब आपको सही कथन चुनना है, तो इसमें केवल और केवल सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि भाई विकास बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, बाकी के स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए, विकास क्रम, बी, विकास की सामान्य क्षमता, सी, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, या डी, विकास की दर। तो देखिए भाई, व्यक्ति के जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो विकास की दर में भिन्न होते हैं। भाई जैसे कोई बच्चा, सभी में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अब भाई किसी में जो सीखने की क्षमता है वो तेज है, किसी का शारीरिक विकास तेज हो रहा है, किसी का मानसिक विकास तेज हो रहा है, तो एक दूसरे से भिन्न होती है, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, साभिप्राय व्यवहार, बी, वस्तु स्थायित्व, सी, समस्या समाधान, या डी, प्रयोग करना। तो देखिए साथियों, भाई वस्तु छिपी हुई है, उसको ढूंढ निकालना बच्चे का किस ओर संकेत होता है? तो वो होता है आपका वस्तु स्थायित्व की ओर, क्योंकि जो वस्तु थी उसके दिमाग में वस्तु स्थायित्व बन गई है, क्योंकि जैसे आपने वस्तु को छिपा दी तो वो उस छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ निकालता है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब था। ये आपका जीन पियाजे महोदय से संबंधित क्वेश्चन था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए, संभावित विकास का स्तर, बी, वास्तविक विकासात्मक स्तर, सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या डी, सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए भाई, अब इसको समझिए। मान लीजिए कोई ए बच्चा है ना, ए बच्चा है, एक बच्चा जिन कार्यों अपने से दक्ष, ठीक है, एक उससे ए बच्चा अपने खुद से किसी भी कार्य को, इस जो सर्कल है ये छोटा वाला, इस सर्कल के यहाँ तक पूरा कर सकता है वो बिना किसी मदद के। ठीक है, और जो बी व्यक्ति है, बी बच्चा है, भाई बी जो है वो थोड़ा इससे दक्ष है, इससे अच्छा है, तो इसकी सहायता से वो इस कार्य को करने में यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि मान लीजिए 100% है, कार्य पूरा करने में उसको सफलता प्राप्त हो जाती है इस बी की सहायता से। तो ए और बी के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये जो अंतर है, ये छोटे घेरे से बड़े घेरे के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं आप संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? ये वाली बड़ा जो सर्कल है इसका वो पूछा है कि ये ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ऊपरी सीमा कहलाती है संभावित विकास का स्तर। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? संभावित विकास का स्तर, क्योंकि भाई यहाँ तक बच्चा खुद कर पा रहा है और यहाँ तक जो बड़ा सर्कल है, यहाँ तक बच्चा किसी अपने से दक्ष व्यक्ति से सहायता प्राप्त करके वहाँ तक किसी भी समस्या को हल कर पा रहा है, तो वो मतलब संभावित विकास का स्तर है, वो वहाँ तक उसमें विकास हो सकता है, संभव है उसमें उतना विकास होना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, गृह कार्य प्रदान करना, बी, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी, बालक के अनुभवों को प्राथमिकता देना, या डी, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है भाई बच्चों को गृह कार्य देना। जो गृह कार्य देना है ये आपका बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। बाकी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अनुभवों को प्राथमिकता देना चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन गृह कार्य नहीं देना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट छांटना है। ऑप्शन ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या डी, सामान्यतया लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।
तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सत्य स्टेटमेंट है यानी सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी लिंक नहीं है। भाई ऐसा नहीं है कि लिंग मतलब पुल्लिंग है तो मैं पुरुष है या लड़का है उसमें बुद्धि ज़्यादा होगी और लड़की है तो उसमें बुद्धि कम होगी। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बुद्धि जो है स्त्री में भी ज़्यादा होती है और पुरुष में भी होती है। भाई किसी स्त्री में ज़्यादा हो सकती है, किसी पुरुष में कम हो सकती है, किसी पुरुष में ज़्यादा हो सकती है, किसी स्त्री में कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि केवल लड़कों में ही ज़्यादा होती है या केवल लड़कियों में ही। बुद्धि किसी में भी ज़्यादा कम हो सकती है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए, जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। अब देखिए यहाँ पर दंड का यूज हो गया, भाई आपको दंड नहीं देना, तो हमारा उत्तर गलत हो गया। ऑप्शन बी, रट्टा लगाने के लिए कहना जब तक कि पुराने अवधारणा को सही से ना बदल जाए। ये भी नहीं है, रट्टा लगाने के लिए भी आपको नहीं कहना है, ये भी आपका नेगेटिव सेंस होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, बच्चों से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपनी स्कीमा में संप्रत्यात्मक विकास पर इनाम देना। भाई इनाम देना है या ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपको केवल उनको प्रोत्साहित करना है संप्रत्यात्मक विकास के लिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण। भाई बहुत से उसके संबंध में उदाहरण दीजिए और उससे रिलेटेड गैर उदाहरण दीजिए और जिसमें बच्चों की तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहन कीजिए, तो वो आपका सबसे प्रभावी होगा प्रोत्साहित करने के लिए संप्रत्यात्मक विकास को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या सही हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियो आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।